बहुत शुक्रिया आलोक जी, पानी से परिचय कराने के लिए। पांचजन्य ने ये मौका दिया कि जो पत्रकारिता के बीते साल थे उनमें जो कुछ करते हुए थोड़ा सा ठहरने का मन था, लेकिन पानी ने फिर बहाव में लाने का मौका। हितेश जी से चर्चा हुई और हितेश जी ने कहा कि एक जल आंदोलन पर बात करनी है। फिर आलोक जी से लगातार चर्चाएं होती रही। मैं सिर्फ संवाद के तौर पर जो कुछ काम किया उसी की कहानी कुछ नए संदर्भ में रखने की कोशिश करूंगी। पानी के 3 संदर्भ अगर हम बात करें तो वहां से बात शुरू करती हूं कि एक संदर्भ मौजूदा संदर्भ, एक ऐतिहासिक संदर्भ और एक संदर्भ जो है हमारी लोक संस्कृति का संदर्भ। मौजूदा संदर्भ ये है कि पिछले हफ्ते राजस्थान का पाली जिला, जो कि पानी के मायने में गर्त में जा चुका है, वहां किसानों का आंदोलन छिड़ा हुआ था। लेकिन ये राष्ट्रीय खबर नहीं थी। किसी भी चैनल में आपको न नजर आई होगी, न इसका जिक्र हुआ होगा। नेशनल हाईवे पर किसान बैठे थे जवाई बांध में का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर। बात वहां से भी शुरू करना चाहती हूं कि जब हम बार बार जब भी पानी का जिक्र आता है, पानी के संकट की और क्राइसिस की बात आती है, तो हम कहते हैं कि पानी के लिए अगला युद्ध होगा, अगला युद्ध पानी का होगा। और मैं इसको भारतीय नजरिए से, भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक संदर्भ है कि किसानों ने पानी को लेकर आंदोलन किया, सत्य का आग्रह नहीं किया, आंदोलित ही थे, विचलित ही थे, तो उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन उस आंदोलन में जो अनुशासन था वो भी बना रहा, वो असंयत नहीं हुए। दूसरा संदर्भ अगर मैं लेऊं इतिहास का, तो पानी का जो इतिहास का संदर्भ है, क्योंकि हम गुजरात की धरती पर बैठे हैं, तो गुजरात की धरती का जो संदर्भ है वो ये कि यहां पर जो प्रेम का सबसे बड़ा स्मारक हमारे देश में माना जाता है, जिसके लिए दुनिया खींची चली आती है, लेकिन हमारे यहां जो प्रेम का संदर्भ था वो जब हम गुजरात में बैठे हैं और पाटन की जो रानी थी उदयामती, उन्होंने रानी की वाव जो है वो अपने स्वर्गवासी पति, उनकी स्मृति में बावड़ी बनवाई। महल नहीं बनवाए उन्होंने बावड़ी बनवाई, जो कि आज विरासत के तौर पर, यूनेस्को के विरासत के तौर पर हमारी धरोहर है। तीसरा संदर्भ अगर मैं लेऊं तो लोक कथा का संदर्भ। ये सिर्फ मैं अभी एक भूमिका आपको बता रही हूं कि पानी के लिए युद्ध नहीं हुए हमारे यहां, पानी का कष्ट रहा, संकट रहा, विमर्श का रास्ता हमने अपनाया, वो मौजूदा संदर्भ। इतिहास का संदर्भ, गुजरात का संदर्भ, बावड़ी का संदर्भ। और तीसरा संदर्भ अगर मैं कहूं तो वो है हमारी लोक कथाओं और लोक स्मृति में जो संकट हैं, विषाद हैं, वो कैसे सहेजे जाते हैं। तो वो जो सहेजे गए वो इस तरह से सहेजे गए कि एक कहानी, अभी हाल ही में एक हमारे मित्र भी हैं और कथाकार हैं बहुत अच्छे, कल्पित जी, उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी और मेरे कहते हैं उतर गई भीतर कहानी कि रेगिस्तान में 2 औरतें जा रही थी और बहुत प्यास लगी उन्हें, तो पोखर दिखा, पानी में हल्का सा उन्हें अंदाज हुआ, चिल्का दिखा कि शायद पानी है वहां पर। और जब वो करीब गई वहां उस पोखर के, तो उस पोखर में उन्होंने देखा कि पानी तो थोड़ा सा था, लेकिन 2 हिरण, एक हिरण और हिरनी जो है वो उसमें मृत थे। तो उन्होंने चारों ओर देखा कि ना कोई शिकारी है, ना कोई बाण है, और पानी भी है, तो मृत क्यों है। तो जो बात साहित्य कहता है, कथाकार कहता है, वो ये कि जल थोड़ो और नेह घणो। जल तो कम था लेकिन नेह यानी प्रेम, स्नेह ज्यादा था। जल थोड़ो और नेह घणो,
लगो प्रीत को बाण, तू पी कैवता, दोनों तजिया प्राण। कि आप पियो आप पियो। हम कहते हैं कि ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश की एक रवायत है, लेकिन ये रेगिस्तान की भी रवायत है कि कितना भी कम हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमने परमार्थ को, दूसरे का ध्यान जो है वो ज्यादा रखा। तो ये जो तीनों संदर्भ है, मैंने इसलिए मेरे जहन में आए ये तीनों संदर्भ कि हमने पानी के लिए युद्ध नहीं किया, हमने पानी के लिए विमर्श किया, हमने पानी के लिए समाधान निकाला, और हमने पानी को अपनी स्मृतियों में इस तरह से दर्ज किया कि वो कष्ट के दौर में भी वो जो करुणा है, वो जो परमार्थ का भाव है, स्नेह का भाव है, वो हमारा जीवित रहे। इस छोटी सी भूमिका के बाद वो कहानियां जिनमें मेरे लिए सबक है, मैं आपको तो क्या बता पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस पूरी यात्रा के दौरान, जल आंदोलन की यात्रा का जो मौका पांचजन्य के मंच ने मुझे दिया, और मैं बहुत सच में मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूं इस बात की कि ये मौका मुझे मिला, क्योंकि जहां जहां गई वहां बहुत सारे सबक मुझे सीखने को मिले। बावड़ी की मैंने बात कही, तो एक संदर्भ जो है वो हमारे विरासत और धरोहर का जो संदर्भ है, वो हम कहते हैं कि हम दुनिया से सीखेंगे, दुनिया बताएगी कि क्या तकनीक है। ऐसा देश, छोटा सा देश जो कि दुनिया के नक्शे पर छोटा सा देश है, वो हमें तकनीक सिखाने आएगा, वो हमारे किसानों से बात करने आएगा कि आपके कैसे ड्रिप इरिगेशन हो, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हो। ये जो तकनीक थी, इनका जिक्र मिलता है वराह मिहिर के सन 505 में, जब उन्होंने वो पद्धति भी बताई कि कहां पर पानी के चिन्ह होंगे। इसकी पूरा जो संदर्भ था वो उनके बृहत संहिता है, वो उसमें पूरा दर्ज है। ये तो चांद बावड़ी का चित्र है, इसके बहाने में कह रही हूं कि हमारे यहाँ जल धरोहर जो पूरे देश भर में हर इलाके में बावड़ियां हैं, टांके हैं, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम है हर इलाके में। उन्होंने जो धरती का जल जो सहेज के रखा, हमने कितना भी उसका शोषण किया, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ बचा रहा वो ये जो विरासत है, और जितनी भी सहेजी गई सारी तो हम ना आज सहेज पा रहे हैं ना पहले सहेज पाए, इनके बूते। और ये कहानी चांद बावड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, और मैंने रानी की वाव की जो बात की, ऐसी तमाम बहुत खूबसूरत वास्तु के लिहाज से, अभियांत्रिकी के लिहाज से, समाज के जुड़ाव के लिहाज से। आप देखिए कि ये जो बावड़ी, जब मैं चांद बावड़ी गई तो इसके बगल में ही एक मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, लेकिन वहां पर क्योंकि मुगलों का आक्रमण हुआ तो वो ध्वस्त है, आज भी ध्वस्त अवस्था में ही रखा है। तो हमारे यहाँ जो पूरा एक जो इकोसिस्टम था कि जहां स्थापत्य, वास्तु, पूजन, तालाब, सरोवर, इधर मंदिर, इधर चारागाह, इधर गोचर और इधर खेत, इन सब का एक तालमेल था। वो जो सारा तालमेल है, वो सारी धरोहर जो है वो हमारी। आज जिस मुहाने पर हम लोग खड़े हैं, वो हम जानते हैं कि पानी, हमारा देश जो है पूरी दुनिया में इस मायने में अग्रणी देशों में है कि जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इस मायने में भी अग्रणी है कि हम सबसे तेज जो है निकाल रहे हैं पानी धरती से। सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां बहुत पूजी जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां और प्रदूषित पानी भी हमारे यहाँ है। हम उन देशों में अग्रणी हैं, अव्वल तो नहीं है लेकिन अग्रणी देशों में है। ये कहानी ये मैं जब शोलापुर गई, महाराष्ट्र का जो इलाका है, और इस कहानी को कहते हुए मुझे हमेशा गर्व का भान होता है कि जब 4 साल पहले, जब 2015 की बात है, जब हमने सुना था कि एक हिंदी सिनेमा के और मराठी सिनेमा के बड़े अभिनेता हैं जिनको कि किसानों का जो आत्महत्या थी उस पर उन्होंने काम किया और उन्होंने पहल की। और 4 साल मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बात थी कि उनसे कभी बात हो और मैं पूछूं कि कैसे, क्या बदलाव हुआ, क्या काम किया। और मुझे जब ताल्लुक हो पाया तो जब पिछले साल की बात है, तो मैंने जब उनसे बात की, नाना पाटेकर साहब का नाम आप सबने सुना होगा, उनसे जब मैंने बात की तो जो बात मुझे छू गई वो बात ये थी कि जब मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आपने अपने संगठन के बूते, अपनी संस्था के बूते जो नदियों को बचाने का काम किया है, तो और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि काम सच में इतना बड़ा होगा। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, और ये भी बड़ी बात है आज के दौर में खास तौर से, कि उन्होंने कहा कि मैं अपने मुंह से अपने काम के बारे में क्या कहूं, आपको जानना है आप आइए, देखिए और उन गांव वालों से बात कीजिए। मैं शोलापुर गई
और शोलापुर का वो इलाका जो कि पानी के लिहाज से, जो रसातल में पानी 700-800 फीट पानी नीचे था, वहां पर 12 गांव और 2 नगर पंचायत। तो मैं 12 की 12 तो नहीं घूम पाई, लेकिन 4-5 गांव में गई, सारे किसानों से बात की मैंने, और जो मुझे मालूम पड़ा कि इस संगठन ने 450 नदियों से ज्यादा को जीवित किया है। और जब मैंने उन किसानों से बात की तो एक 25 साल का लड़का, जिसकी कोई बहुत पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, वो उस इलाके में, शोलापुर का जो इलाका है, बेंदवाड़ा जगह है जहां पर ये जो नाला जो दिख रहा है आपको, ये इधर वाले में, ये सूखी नदी थी और पूरे किसी गांव के, पूरे जो 12 गांव थे, 2 नगर पंचायत थी, किसी को नहीं मालूम था कि नदी भी है। और जब इसका प्रपोजल बना तो ये जब सरकार के पास जब एक डीपीआर बनती है, उस मायने में जब बना तो वो प्रपोजल बना तो करीब 9 करोड़ का प्रपोजल बना। अब वो कहां से कैसे व्यवस्था हो उस 9 करोड़ की, तो उसको लेकर ये इनके पास में गए, नाना साहब के पास में गए, तो उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। और यही काम 1.5 साल में 37 किलोमीटर का ये जो लंबी नदी है आज जीवित है। और न केवल जीवित है, 4000 किसानों का एक संगठन है जो मिलकर एक अपनी कंपनी बनाई है उन्होंने। और ये जो 37 किलोमीटर का जो नदी है, जिसको वो लोग नाला बोलते हैं, ये जो जीवित हुई, उसके बूते वो जो 800 मीटर में, मुझे तो भरोसा नहीं हुआ था, पर मैंने लगातार बात की, घूम घूम के बात की, सबसे बात की कि कितनी असलियत है। और उन्होंने कहा कि मैम आप मानोगे नहीं, लेकिन जो पलायन की जो त्रासदी थी वो खत्म हो गई, हमें पलायन नहीं करना पड़ता, जमीन में पानी आ गया। और पानी कितना आ गया, 600-700 फीट जो पानी था, आज 10, 15, 20 फीट पे पानी मिल जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात एक आपको बताऊं कि जब भी ये स्टोरीज मैंने की, जब भी ये कहानियां मैंने कही, मैंने हमेशा ये देखा कि महिलाओं का भी पक्ष समझा जाए। इस नदी की एक बहुत खूबसूरत बात यह भी है कि इस पूरे, ये जो संस्कृति की हम बात करते हैं, ये जो राष्ट्र की बात करते हैं, ये सिखाना नहीं पड़ता, क्लासरूम में बैठ के नहीं सिखाना पड़ता किसी को। वहां पे जितने भी लोगों से बात की, उन सब ने कहा कि हमारी जमीनें थी इस पूरे रास्ते में, लाखों रुपए की जमीनें थी, और सब ने बिना किसी हिसाब, कोई उनको मुआवजा नहीं मिला किसी का, क्योंकि सरकारी काम नहीं था, समुदाय का काम था, किसी को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन हर एक ने अपनी जमीनें जो है वो दे दी नदी की खातिर। और आज ये जीवन उनका 5000, 4000, 5000 किसानों का संगठन है, और वहां जो उपज हो रही है वो बाजार के मुताबिक उपज हो रही है, और वो उसको बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। विज्ञान और तकनीक के लिहाज से जब मैं कह रही हूं कि हमें मालूम है कि 2030 तक, ये आंकड़ा कह रहा है बार बार कि 2030 तक हम आधी आबादी की प्यास बुझाने के काबिल भी नहीं रह पाएंगे, हमारे पास नहीं बचेगा पानी। तो अभी जल आंदोलन की बात क्यों है? क्योंकि अगर हम आंदोलन के स्वरूप में इसको नहीं लेंगे, अभियान के स्वरूप में नहीं लेंगे, तो शायद इसका समाधान हम बरसों तक नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कुछ स्टोरीज थी जहां पर जब मैंने बात की तो IIT संस्थान है, वहां मैं जाके आई। IIT में कुछ इस तरह के जो परंपराएं हैं हमारी, जहां बूंद बूंद की जो परंपरा है वो हमारे पास पहले से थी, लेकिन उसको कभी न शोध हुआ, ना उस पर काम हुआ, ना उसको नए मायने में लोगों के सामने पेश करने का कोई हमें अंदाज रहा। तो वहां पर प्रोफेसर आनंद से बात हुई। प्रोफेसर आनंद MIT में पढ़ाते थे, लेकिन लौट के आए इस भूमि की खातिर कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। और हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि कहाँ बहुत बड़े स्तर पर काम करना और बिल्कुल अलग दायरा उस व्यक्ति के काम करने का, लेकिन कहाँ, मतलब एक एकेडमिक दुनिया में बड़ी मखौल की बात होती है कि कहाँ आप इन मसलों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी लेबोरेटरी जाके देखी और हमने देखा, तो उन्होंने कुम्हार जो है उसको सिखाया कि जो पानी का जो फिल्टर है, जो मिट्टी से जो फिल्टर बनता है, उसकी अगर मिट्टी में कुछ तब्दीली कर दी जाए जो कि साइंटिफिक वैज्ञानिक पैमानों पर हो, तो वही जो मिट्टी का फिल्टर है वो आपको, जो आप WHO या जो पैमाने हैं, हेल्थ के पैमाने हैं, उन सूचकांकों के मुताबिक जो पानी होना चाहिए, पीने की क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपको मुहैया कराता है। तो ये कहानियां करते वक्त ये सबक मिले। ये कहानी मैं हर बार दोहराती हूँ, पांचन्य के मंच से पहले भी मौका मिला। तो प्रोफेसर कांधल हैं, इनकी पोरस एस्फाल्ट की जो टेक्निक है, पोरस एस्फाल्ट की टेक्निक, अब 90 साल के हैं कांधल साहब, प्रोफेसर एमेरिटस हैं, और ये जो तकनीक है, इससे अगर आज हम देखते हैं, मेरा भी मन दुखता है, आपका भी दुखता होगा, कुदरत तो कोई कसर नहीं छोड़ती है बरसाने में।
जितना बरसता है हम उसको सहेजने में पीछे रह जाते हैं। तो वो जो पीछे रह जाते हैं उसका समाधान इन्होंने निकाला, और इनकी बनाई हुई इनकी जो टेक्निक है जो कि पेटेंट है इनके नाम से, कांधल टेक्निक के नाम से वो फेमस, मतलब पूरी दुनिया में अप्लाई होती है। कैलिफोर्निया में, पेंसिल्वेनिया में, यूरोप में इनकी तकनीक से ही सड़कें बनी हुई हैं। और ये इन्होंने बातचीत की यहाँ पर आकर कुछ राजनेताओं से भी, हम भी माध्यम बने उन चर्चाओं का। तो वो जो चर्चाएं हुई तो इनका ये कहना है कि, और इन्होंने पायलट भी करके दिखाया कि इनकी तकनीक से, पोरस एस्फाल्ट से अगर सड़कें बने तो जो पानी, क्योंकि पानी, सड़कों को तो हमने पाट दिया सीमेंट से, अब सीमेंट से जब पाट देंगे तो वो जो पानी की वो जो महक है, मिट्टी की जो महक है, जब बरसात गिरती है वो मिट्टी की महक कैसे सीखेंगे बच्चे हमारे, क्योंकि सीमेंट नहीं महकेगी, मिट्टी ही महकेगी। तो वो जो मिट्टी महकेगी उसका इंतजाम हमारे पास में, कि कम से कम जो पानी बरस रहा है वो मिट्टी में चला तो जाए। तो 95% पानी जो है वो जो सड़क पे आएगा और नीचे कैसे चला जाए, वो सड़क पर जमा ना रहे, उसकी टेक्निक पर इन्होंने काम किया। पूरी दुनिया अपना पा रही है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी धीमी रफ्तार में है कि हम इस तकनीक को अपने सिस्टम में भी कैसे ला पाए। सरहदी इलाकों की कल जब बात हो रही थी, दिनेश जी और सब लोगों की जो चर्चा थी, और मैं रिलेट कर पा रही थी इसको, क्योंकि जब सरहदी इलाकों में भले ही पानी की कहानी करने गई, लेकिन जब सरहद के लोगों से मिली, ये रामगढ़ का इलाका है, यहाँ पर ये बनाराम जी हैं, इन्होंने ये आग्रह करके जलवायु परिवर्तन और ये जो बड़े बड़े शब्दावली है, इन मसलों पर कुछ बातचीत थी वहां पर। ये आए थे वहां पर और ये मुझे खींच के लेके गए कि नहीं, दूर तो है मेरा इलाका, लेकिन आप मेरे इलाके में आइए। पानी के लिहाज से देखें तो इनकी तकलीफ ये है कि क्योंकि नागरिक नहीं है इस देश के, 200-300 परिवार हैं सरहदी इलाकों में, पानी, बिजली, पढ़ाई और रोजगार कुछ भी मुहैया नहीं है इन्हें। लेकिन फिर भी न, आप पूरा आंकड़ा खंगाल के देख लीजिए, पांचजन्य के तो क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव टीम बहुत अच्छी है, वहां आंकड़ा आप निकाल के देखिए कि कभी कोई क्राइम में नाम आया हो, कभी कोई मर्डर में, चोरी चकारी में नाम आया हो इस पूरी जमात का। ये कभी चोरी नहीं करते, इनके घर में कृष्ण जी की मूर्ति मिलेगी, और बाहर से तार जा रहा होगा बिजली का, उस बिजली से भी चोरी नहीं करते, घर के बाहर से जा रहे हुए तार से। ये सोलर से अपनी बैटरी, फोन चार्ज करते, और 500 रुपए का एक टैंकर डलता है, 30-30 लोगों के परिवार हैं, 500 रुपए का टैंकर यानी कि 1000 रुपए का हफ्ते का खर्चा, और 1000 रुपए हफ्ते का खर्चा यानी महीने का आप हिसाब लगा लीजिए। जिसकी की दिहाड़ी 100-200 रुपए की नहीं है, उसके लिए पानी, केवल पानी का खर्च है ये वहां पर। लेकिन वहां पे जो खूबसूरत बात है कि जैसलमेर की बात है, ये जैसलमेर की बात, कहानी सुना रही हूं आपको। जैसलमेर में सरहदी इलाकों में आज भी जो हमारे विरासत के, धरोहर के जो चिन्ह हैं, वो मैंने जो शुरू में बात कही कि जो जलाशय हैं, जो वराहमिहिर ने बृहत संहिता में उसको दर्ज कर रखा है। स्थापत्य वेद में इस बात का प्रमाण है कि जहां जो जलाशय है उसको कैसे बनाया जाए, उसके कंस्ट्रक्शन की क्या टेक्निक हो, ये हमारे स्थापत्य वेद में दे रखा है, पूरी टेक्निक का खुलासा है उसमें। और जैसलमेर अकेला इलाका है जहां साझेदारी की खेती होती है, यानी पानी की क्योंकि कीमत है, पानी इतना कम बरसता है कि वहां पे लोग मिलजुल कर खेती करते हैं, जिसका कि अगर हम लोक भाषा में नाम ले तो खड़ीन बोलते हैं उन्हें। तो खड़ीन की पद्धति केवल और केवल जैसलमेर में आपको मिलेगी। तो पानी की कीमत, लेकिन विरासत को बचाने का काम उस फैलाव में, उस मायने में अब भी मुझे लगता है कि कमजोर है जिस मायने में होना चाहिए। ये चरागाह की कहानी, अब ये एक बात आपको कहते हुए मुझे खुशी है इस बात की कि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो जिसको कि अब दुनिया के मायने में एक नई तरह से परिभाषाएं आ रही है कि सॉल्यूशन जर्नलिज्म कह रहे हैं, कोई पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म कह रहे हैं, और हमारे लिए तो जनसेवा ही पत्रकारिता थी हमेशा से, हमने कभी उसको अलग करके देखा ही नहीं। तो पत्रकार के लिए सबसे मुझे लगता है कि स्वभावतः जो हासिल होता है वो ये होता है कि आपकी कहानी पर कुछ असर हो, उसका कोई आगे का रास्ता निकले। तो ये जब कहानियां, मैंने मारवाड़ के इलाकों की कहानियां हैं, यहाँ पर जो गोचर है, गोचर विकास का काम है। तो जो जैसा मैंने कहा कि एक पूरा इकोसिस्टम है कि खेत, ओरण, गोचर, बावड़ी, तालाब, खेत, ये सब सहभागिता में रहते हैं। हम कहते हैं सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि जो है वो
गायों की, पशुओं की, पंछियों की, सबका इंतजाम जो है वो प्रकृति में है। तो ये जब गांव मैंने देखे और इनकी कहानियां लिखी, तो अभी पिछले महीने मेरा वापस जाना हुआ और मैं वहां पे जब कहानियां लिखी, लगातार लिखी, तो ये हुआ कि वहां पर एक बदलाव की जो चिंगारी पहले से थी वो और थोड़ी सी आगे बढ़ी। और ये ग्राइमलवाड़ा गांव है, यहाँ पर गोचर की भूमि जो है करीब 2000 बीघा जमीन है गोचर की भूमि। यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि क्यों ना हमारे जो मवेशी हैं वो सड़कों पर बेसहारा ना घूमे और पानी की भी बचत हो। तो गोचर के विकास का काम किया और विकास का काम करते करते ये भी समझ में आया कि क्यों ना नरेगा में गोचर के काम को शामिल करा लिया जाए, तो नरेगा में भी गोचर का काम शामिल हो गया। तो जब यहाँ की जब कहानियां लिखी, आप देखिए ट्रैक्टर और इन्होंने ड्रोन से जब फोटोग्राफी की तो बड़ा वायरल हुआ पूरे राजस्थान में। मतलब पहली बार शायद मुझे सुनने को मिला कि कभी गोचर और उरण इनके बारे में इस पैमाने पर बात हो रही है। तो ये जो जोश था, ये पूरे 50 गांव में एक तरह से आंदोलन जो बना। तो अभी मैं पिछले महीने यहां पर गई और जो मैंने पहली कहानी बताई थी कि नाम फाउंडेशन के माध्यम से जो महाराष्ट्र में काम हुआ है, महाराष्ट्र के लोग खिंच के आए राजस्थान इन कहानियों के बूते। उनकी भी कहानी और इनकी कहानी, यहां जो जुड़ाव हुआ दोनों का, ये जहां पर आए कि क्या जो कुछ परेशानियां दूर करने में हम भी मदद कर सकते हैं क्या। और ये जो समाधान था, समय आलोक जी कितना है मेरे पास में, छोटा सा ही है समय, तो फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूं इसको। तो ये कहानियां, सांभर की झील की कहानी मैंने शायद पहले भी बताई कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है, जिसका कि अगर आप पढ़ेंगे कहानी तो आपको खुद अंदाज होगा कि देश को 10% नमक देने वाला इलाका, उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं आता है, उस प्रदेश के खाते में कोई पैसा नहीं आता है इसका। आर्थिक तौर पर जो कि आप एक प्रदेश को समृद्ध बनाने की क्षमता रखने वाला पानी, वो पानी जो है वो उसका कर्ज केंद्र पर है या भारत सरकार पर है। लेकिन वो सारी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको ज्यादा अंदाजा होगा। महिलाओं की बात मैं हमेशा करती हूँ कि जितनी भी कहानियां पांचजन्य के माध्यम से कही गई उसमें महिलाओं का एंगल, क्योंकि महिलाओं के एंगल में 1992 का जो 73वां संशोधन है कि भागीदारी, उसकी पंचायत में भागीदारी, सिस्टम में भागीदारी, ग्रास रूट गवर्नेंस में भागीदारी और पानी में किस तरह से तब्दीलियों की जो कहानी जो महिलाओं की कमान में हो रही है, ये बहुत अद्भुत कहानियां। कुछ कहानियां ऐसी हैं कि जिनको कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी कही जा सकती हैं। एक औरत जो कि पलायन होता था, वो इलाका जो सूखा पड़ता था, जहां पर पत्थर थे, अरावली की पहाड़ियां थी, सीतामढ़ी का इलाका जहां पर लवकुश पैदा हुए, वो इलाका जो कि हमारी धरोहर भी है, लेकिन वहां पर पानी नहीं था तो पलायन था, भूखमरी थी। आज वो 10-15 सालों में न केवल वो तब्दील हुआ है, वो जो मजदूर थी वो अब किसान बन गई है। और न केवल किसान है कि 5000 महिलाओं का संगठन है, छोटी बचत है, खेत हैं और 3-4 लाख की सालाना कमाई है। और मतलब जितने भी विकास के जो पैमाने हो सकते हैं उन सब पर समृद्ध है। और न केवल खुद समृद्ध है, सबसे अहम बात यह है कि खुद समृद्धि की बात नहीं होके बात यह भी है कि 100 गांव में तब्दीली है। वो एक गांव ने जो अलग जगाई है, वो वहां के 100 गांव जो है उससे। और जब मैं जाके आई और भी गांव उसके आसपास के देख के आई तो मुझे ये तब्दीलियां नजर आती हैं। इसको थोड़ा सा ये मैं सबको बल्कि कहूंगी कि आगे कभी मौका हो तो पांचजन्य की पूरी टीम और भी लोग, ये एक गांव है जिससे मेरा खास तौर से बहुत लगाव पैदा हुआ। नांदिया कला मारवाड़ में ही, जोधपुर के पास में ये गांव है। अब देखिए यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि एक गांव की जो खूबी है उसको डिफाइन कैसे किया जाए एक शब्द में, कि मेलजोल वाली संस्कृति। बस अगर मेलजोल है तो वो गांव है। तो ये जो मेलजोल की जो संस्कृति है, यहाँ पर एक गुफा है, एक संत है जिन्होंने की गुफा खोदी, एक उन्होंने एनीकट बनाया। ये पूरा गांव जो है मिलकर बहुत सारे काम, खासतौर से युवा है वो कर रहा है। और अच्छी बात जो मैं कह रही थी कि समाधान की बात, इस गांव को अब हमने आगे के प्रोजेक्ट में शामिल किया है कि यहाँ पर जो पानी के काम है इसके लिए कुछ संस्थाएं राजी हुई हैं जो कि यहाँ पर आके अब काम करेंगी। नवंबर से काम शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जब आप लोग का आना जब भी होगा, जब देखने आप लोग को लगेगा कि आना है, तो यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो धरातल पर हम लोग अभी पिछले महीने ही जाके आए थे, तो यहाँ पर कुछ इलाके हैं जहाँ पर एनीकट का काम होना है। तो गांव वालों से ही बात करके और कुछ विशेषज्ञों को साथ लेके जाना हुआ और बहुत सारा काम पांचजन्य ने करवाया। ये सब आप देखिए कि ये जो अवलोकन हुआ, अब ये हाल ही की बात है, ये अभी पिछले महीने की बात है कि यहाँ पर जो काम शुरू होंगे।
पांजन्य के मंच के बूते सुजलाम कुछ कार्यक्रम और भी देश भर में जो चल रहे हैं, वहां पर जल संकल्प की भी बात हुई, तो वहां पर भी पांजन्य की ओर से जो बात कहनी थी वो मैं कह पाई, और वहां से सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी बन पाई। बहुत सारे आंकड़े हैं, अब मुझे नहीं लगता कि समय शायद बहुत ज्यादा बचा होगा, तो आखिर में बस एक छोटी सी बात कह के, क्योंकि बात मैंने 2-3 संदर्भों से की थी कि एक मौजूदा संदर्भ है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है और एक लोक संदर्भ है। तो ऐतिहासिक संदर्भ में ही, क्योंकि वो कहानी जो है वो, क्योंकि मैं राजस्थान की बात से ज्यादा और जुड़ाव है, तो कैसे लोक स्मृति में पानी की बात रह जाती है कि वहां पर 56 अकाल बहुत लोक स्मृति में है कि 56 अकाल पड़ा था वहां पर, मतलब 56 का जो आंकड़ा है उसके लिए खास मायने है राजस्थान में, क्योंकि वहां उस वक्त 2.25 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त क्या जिम्मेदारी होती है शासन की, प्रशासन की, जो राजा है उसके भी मन में तकलीफ होती है कि अगर प्रजा सुखी नहीं है तो मैं कैसे सुखी रहूं। और तब बीकानेर के राजा जो थे गंगा सिंह जी, उन्होंने ये फैसला किया और ये हौसला किया, और उनका सबने मखौल भी बनाया कि रेगिस्तान में पानी कैसे आएगा, रेगिस्तान में पानी कैसे लेके आओगे। लेकिन वो व्यक्ति लड़े, कई रियासतों से उस वक्त लड़ना पड़ा और लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी उन्हें, दशकों तक वो लड़े इस बात के लिए, और अल्टीमेटली पंजाब की जो सतलुज नदी है उसका पानी रेगिस्तान खींच के लाया और गंग नहर बनी। तो आज भी 56 अकाल जो है वो राजस्थान के बही खातों में 56 का जो पन्ना है वो खाली छोड़ा जाता, ये याद रखने के लिए कि ये एक दौर था, ये एक मौका था जब हमें पानी की अहमियत मालूम पड़ी, लेकिन हमने युद्ध नहीं लड़े, हमने समाधान निकाले। हमने तय किया कि कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, प्रजा हो, समुदाय हो, राजा हो, महिलाएं हो, कोई भी उसमें पीछा ना छूटे, नीति नियंता हो, कोई भी मौका ऐसा, तो हमारा इतिहास भी और मौजूदा संदर्भ भी। और यहां पे बात अपनी विराम देती हूं छोटी सी बात से कि आज सुबह बिट्स पिलानी के डायरेक्टर मिले, निदेशक मिले, और उनसे मैंने पूछा कि आपके इलाका पानी और उसके लिहाज से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, देश का शीर्ष इंस्टीट्यूशन है, और जब मैं एक आंकड़ा और खंगाल रही थी तो उसमें एक बात और मुझे नजर आई कि वाटर टेक्नोलॉजी को लेकर एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जब मैंने उसको खंगाला तो उसमें देखा कि 28 शीर्ष संस्थानों के 22,000 पेपर्स जो है वाटर टेक्नोलॉजी पर है। लेकिन वो रिपोर्ट मैं आखिर तक पढ़ती रही उस रिपोर्ट को, आखिरी लाइन में लिखा है कि जल सुरक्षा का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि जल सुरक्षा का हमारे पास तो इतने इनोवेशंस, इतने टेक्नोलॉजी, इतने शोध, लेकिन आउटकम उसका, तो जो मुझे इस पूरे दौरान 4-5 साल के दौरान ये पानी की कहानियां कवर करते हुए और लिखते हुए समझ में आया कि समाधान समाज के पास, समाधान समुदाय के पास, और संदर्भ इतिहास के पास है हमारे। तो वहां से जो संदर्भ और जो कुछ सीखना हुआ, और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ खासतौर से पांजन्य की टीम का, आलोक जी का, हितेश जी का, कि उन्होंने ये सक्रियता मेरी बनाए रखी और ये ऊर्जा और ये जिज्ञासा मेरी बनाए रखी कि जितना मैं डूबती हूं मुझे लगता है कि अभी तो और गहराई है और उतरना है इसमें। तो ये मौका दिया आपने लिखने का और अपनी बात कहने का, इसके लिए बहुत आभार।